हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज पर। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप सबको पता है ये क्लास 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। नीट के लिए महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑफ कोर्स बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ये वीडियो का लेवल इजी टू मॉडरेट रखूंगी, जिससे आप नीट के इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आप बोर्ड्स के भी सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको बोर्ड्स में थोड़ा सा आंसर्स को आर्टिकुलेट करके लिखना होता है और नीट में सिर्फ आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। दैट इज अ बिट डिफरेंस है। सो बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट करने में मुश्किल है। लैब के अंदर पढ़ने के लिए बहुत आसान है। तो आपको बस थोड़ा सा फोकस रखना है और समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप सिर्फ रिवीजन के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको 2x पर देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको स्किप कर करके, या फिर जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जो भी आपको डिजायर्ड पार्ट है आप सिर्फ वो देख सकते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जो पहली बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो शांति से एक बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नाउ, आपका जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए यू शुड नो द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी इज व्हेन यू पुट टेक्नोलॉजी इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हर चीज आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं, अगर उस टेक्नोलॉजिकल ब्रेन को, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को या टेक्नोलॉजी को अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ना व्हाई बायोटेक्नोलॉजी क्यों करनी है? बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू रेजिंग फील्ड है, मैं कहूंगी अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो मे बी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और मे बी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगे, बट अगेन पढ़ना तो है ही, आपको नीट देना है तो, और ऑफ कोर्स बोर्ड का एग्जाम। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप कुछ नया बनाओगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज करोगे। और जो भी आप नया बनाओगे, वट एवर यू विल क्रिएट समथिंग न्यू, दैट इज गोइंग टू बी यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन के वेलफेयर में काम आ सकता है। जैसे आप प्लांट्स बनाते हो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हो, जिसमें आपको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रोसीजर होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे वेलफेयर के लिए। ये हमें मेडिकली और एडवांस बनाती है। बहुत सारी डिजीज, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अंडर प्रोसेस, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं और बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, जिसमें से एक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाई बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, वाई भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बस आप ही बोल सकते हो कि जब आप नई नई चीजें क्रिएट करते हो तो आपको प्रिसीजन चाहिए। जैसे एक ब्रीड है, ब्रीड का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, साहिवाल काऊ। मे बी आपने ये पढ़ा हो, आपके सिलेबस का ही पार्ट है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको अच्छे ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। साहिवाल काऊ पंजाब की ब्रीड है। ऑफ कोर्स नाम से पता लग गया होगा आपको, काऊ की ब्रीड है। इट इज अ वेरी नाइस ब्रीड। मतलब ये काऊ हेल्दी भी होती है, बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती है, फैटी मिल्क देती है। इवन मिल्क का जो प्रोडक्शन है, ईल्ड है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो इट इज गुड फॉर कैटल फार्मिंग। अगर आप लेट सपोज आप कैटल फार्मिंग कर रहे हो, तो आप ऐसी काऊ को प्रीफर करोगे। अब जब ये काऊ बनाई गई, तो काऊ ऑफ कोर्स लैब के अंदर नहीं बनाई गई थी। इसमें हमने जो काऊ के पेरेंट्स हैं, उन्हें ऐसा चूज करा जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर थे। यहाँ पे डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है? मैं बोल सकती हूँ फिजिकली हेल्दी होना और मिल्क प्रोडक्शन का ज्यादा होना। दीज वर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो हमने अकॉर्डिंगली काव और बिल को चूज करा, उन्होंने कैटल फार्मिंग के दौरान उनकी ब्रीडिंग कराई, और हमें जो प्रोजेनी मिली उसमें हमें साहिवाल काव मिल गई। मतलब हम वैसी काव बना पाए जो जो जिसमें हमारे सारे मनचाहे कैरेक्टर है, मनचाही ट्रेड्स हैं। बट इट वॉज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, तो सम आर गुड सम आर बैड। हम कुछ करते हैं, कुछ पिक नहीं करते। जो चीज जैसे हमें कुछ कोई चीज जो फादर से मिल गई, वो हमें मदर वाली नहीं मिलती। अब मान लीजिए यहाँ पर साहिवाल के अलावा कोई और भी ब्रीड बन सकती थी जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर ना हो। या मान लीजिए एक डिजायर्ड कैरेक्टर है पर दूसरा डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं है। मान लीजिए काऊ की प्रोजेनी है, वो और बेकार हो गई, मतलब उसमें बैड हेल्थ आ गई और मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो।
इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। यानी कि आप जब नॉर्मली इनब्रीडिंग ऐसे कुछ कुछ भी कराते हो तो उसमें आपके पास आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं चाहती डिजायर्ड कैरेक्टर थी, वो डिजायर्ड कैरेक्टर को मैं एकदम ऐसे प्रिसाइजली ले पाऊँ, दैट वाज इम्पॉसिबल। बट नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ वही डिजायर्ड जीन की कॉपी कराइए जो जरूरी है, डिजायर्ड जीन को आप लो ही मत, डू नॉट यूज देम। तो ये सब आप कर सकते हो अगेन। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी आपको देती है। डेफिनेशन एक्चुअली दी हुई है ईएफबी ने। ईएफबी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन, ईएफबी की फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि ईएफबी आज से पहले नीट में कभी पूछा नहीं गया है, बट नीट में एनसीईआरटी की सारी एब्रीविएशंस एक एक बार, एक दो दो बार पूछी जा चुकी हैं। तो कोई एब्रीविएशन हो सकता है ना भी पूछा जाए, बट आपको पता होनी चाहिए, यू नेवर नो कब क्या क्वेश्चन आ जाए। सो ईएफबी एक डेफिनेशन देता है, जो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब आपको एक बार रीड करनी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ये भी बोलता है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप मैं अगर सरल शब्दों में बोलूं तो आप ऑर्गेनिज्म लो, कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर, जीन, डीएनए, कुछ भी लो, मिक्स देम, ब्लेंड देम एंड क्रिएट समथिंग न्यू, जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा हो, जो हमारी सर्विसेज के लिए, हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट्स बना सके। जैसे प्रोडक्ट्स है, मे बी आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट ना आ रहा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंसुलिन। इंसुलिन, जितने भी लोगों को डायबिटीज होता है, ह्यूमंस में डायबिटीज एक बहुत कॉमन डिजीज है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो डायबिटीज में क्या किया जाता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो पेशेंट की बॉडी में कम होता है। तो हम बाहर से प्रिपेयर्ड इंसुलिन इंजेक्शंस के थ्रू पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे इंजेक्ट करते हैं। अब वो इंसुलिन कहाँ से आता है, वो इंसुलिन ऑफ कोर्स ह्यूमन का नहीं होता, वो इंसुलिन हम दूसरे एनिमल का लेते हैं। लेट सपोज कैटल हो गई, पिग हो गए, जितने भी कैटल्स इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पैनक्रियाज को काटकर हम स्लॉटर हाउस से इंसुलिन निकाल लेते हैं और उसी को इंजेक्शंस में फिल करके ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं। बट अगेन, अगर आप किसी और की बॉडी का कुछ लोगे, सोचो ना, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोटीन लोगे, तो वो प्रोटीन अपना काम तो करेगा बट इट विल कॉज सम साइड इफेक्ट्स। तो ये उसका छोटा सा ड्रॉबैक है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर वो साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट को कुछ और एडिशनल मेडिसिन खानी पड़ती है टू अवॉइड दो साइड इफेक्ट्स। बट अभी मार्केट में ह्यूमन इंसुलिन भी अवेलेबल है जो बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा है, जो हमने लैब में बनाया। हमने लैब में बनाया अगेन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेडिकल एडवांसमेंट हो सकती है इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू। तो मैं आपको थोड़ा सा अब एक ऑन पेपर समझाऊंगी प्रोसेस कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी में आपको करना क्या है, होता क्या है। मैं दो एक ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक थोड़ा सा मैं बहुत रियलिस्टिक ले रही हूँ, एक मैं ऐसा ले रही हूँ जो हालांकि ग्लोइंग प्लांट्स बन चुके हैं, बट थोड़ा सा आपको मे बी आप उतना ज्यादा रिलेट ना कर पाओ, बट आपको समझ में आएगा। जैसे प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के पास, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और सेल के अंदर व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट एवरी सेल कंटेन्स इज द डीएनए। हमारी बॉडी में भी डीएनए है, किसी डॉग की बॉडी में भी डीएनए है, प्लांट्स के पास अपना डीएनए, बट सबके डीएनए और सबके क्रोमोसोम्स डिफरेंट है। बट ऑल ऑफ अस हैव डीएनए एज आवर जेनेटिक मटीरियल। आई रियली होप आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता हो। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid. This is the full form of DNA. Deoxyribonucleic acid. Now, what is DNA? DNA is the genetic material जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बेसिकली हमारे अंदर शो होने वाले सारे कैरेक्टर्स को यही शो करा रहा है, यही डिफाइन करता है।
ऑल राइट, नाउ मूविंग बैक। तो यहाँ पर डीएनए, तो यहाँ पर प्लांट के पास अपना डीएनए, लेट सपोज दिस इज द डीएनए ऑफ द प्लांट। डीएनए इज समथिंग लाइक दिस, आप ऐसे ड्रॉ करते हो इसको, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ऑलराइट, तो ये प्लांट का डीएनए है। अब लेट सपोज यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, मैंने अभी आपको बोला ना कि आप कोई नई इनोवेशन करोगे या कोई प्रोडक्ट सीख करोगे, कोई कोई जीन ऐसा बनाओगे विच इज यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पर एक इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई में भी आपको पता हो, फायरफ्लाई को हिंदी में जुगनू बोलते हैं। एक ऐसा इंसेक्ट जो ग्लो करता है, दिस इज द फायरफ्लाई। काफी खुश है ये। इट ग्लो, इट एमिट लाइट, इट एमिट्स। फायरफ्लाई के पास क्या होती है? अपनी लाइट होती है। आपने मूवीज में भी रियलिटी में देखा हो, फायरफ्लाइज होती हैं, जुगनू होते हैं और वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फीचर अवेलेबल है, जो भी फीचर नजर आ रहा है, शो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर हर फीचर होता है, उसे बोलते हैं हम जीन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो यहां पर लेट सपोज दिस इज द डीएनए ऑफ फायरफ्लाई। हमें पूरे फायरफ्लाई से कोई मतलब नहीं है। हमें एक्चुअली यहाँ पे जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है फायरफ्लाई के लिए, वो है इसका ये लाइट वाला फीचर। मतलब फायरफ्लाई ग्लो कर रहा है, मतलब कोई इसमें बल्ब नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये इसकी बायोल्यूमिनेसेंस है। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी लाइट हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायो यानी कि मतलब नेचुरल, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस है, तो मान लीजिए कि पूरे डीएनए में ये वो वाला जीन है, दिस इज द जीन जो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमें इसी जीन से मतलब भी है। और हम एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। आप चाह रहे हो कि ये जीन अगर प्लांट के डीएनए में होता, यानी कि ये रेड वाला जीन अगर हमारे प्लांट के पास होता, दिस बायोल्यूमिनेसेंस जीन, तो फिर प्लांट भी ग्लो करने चाहिए थे, और करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। हमने क्या करा, हमने इस जीन को निकाल लिया, इतना सेगमेंट ओनली, क्योंकि हमें इस वाले की कॉपी नहीं करानी। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, बायोटेक्नोलॉजी आपको यही तो सिखाता है, इसी चीज में तो हेल्प करता है कि ओनली डिजायर्ड जीन की आप कॉपी कराए, अनडिजायर्ड जीन की कॉपी ना हो। जो जीन आपको चाहिए होता है, जो जीन आपके इंटरेस्ट का होता है, उसे हम बोलते हैं GOI, दैट मीन्स जीन ऑफ interest. So here the gene which is responsible for bioluminescence is the gene of interest. आपने इस जीन को निकाला, आपने इसका प्लांट का डीएनए लिया और कुछ कारीगरी करके, कुछ करा करू के, यू एडेड देम। Now the DNA of plant contains the gene which is responsible for bioluminescence. As a result क्या होगा, का जो प्लांट है, it will start glowing। और इट इज अ वेरी गुड इनोवेशन। आप जैसे जैसे रोड के साइड्स में स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं, आप रोड की साइड में ट्रीज लगाइए और वो ट्रीज भी आपको लाइट देंगे, तो यू कैन रिप्लेस दैट दोज स्ट्रीट लैंप्स विद दीज ट्रीज, विद दीज ग्लोइंग ट्रीज। तो ये एक चीज थी। यहाँ पर हमने क्या चीज सीख करी, हम ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इस जीन में इंटरेस्टेड थे, बिकॉज दिस जीन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो हमने क्या करा, इस जीन को प्लांट के अंदर करा, और डालने के लिए एक जीन तो काफी होगा नहीं, तो आप जीन निकालोगे, यू विल मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ देम, और फिर उस जीन को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट प्रोजेनीज में, छोटे बेबी प्लांट्स में डालने की कोशिश करोगे, ताकि फ्यूचर प्लांट्स सारे कैसे हो जाए, ग्लोइंग हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा एंड प्रोडक्ट था, विच इज जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, इन शॉर्ट, वो था क्या, ये जीन। हम किस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी, फॉर द जीन, ये हमारा एंड रिजल्ट है। हाँ, जीन का प्रोडक्ट लाइट है, पर वो जीन का प्रोडक्ट लाइट प्लांट जब बड़ा होएगा, उसके अंदर पत्ते आएंगे, तो वो शो होता रहेगा, वो लाइट एमिट करता रहेगा, वो फ्यूचर जब तक वो प्लांट की एज है, वो तब तक वो चीजें चलेंगी। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इस थोड़ा सा प्रोसेस को और समझाने के लिए, जिससे शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाओ, विच इज इंसुलिन। अभी मैंने आपको इंसुलिन का एग्जांपल दिया था,
जो ह्यूमंस होते हैं, दोज ह्यूमंस जो डायबिटिक है, हर ह्यूमन के पैनक्रियाज इज अ ऑर्गन। आपने पैनक्रियाज बचपन में भी पढ़ा होगा। पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का काम होता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगेन अभी मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी में, फायरफ्लाई की बॉडी में, किसी की भी बॉडी में अगर कोई चीज बन रही है तो उस चीज के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम यहाँ पर है, जो ह्यूमन का डीएनए है पूरा, लेट्स सपोज दिस इज द कंप्लीट डीएनए ऑफ अ ह्यूमन, तो मान लीजिए दिस इज द सेगमेंट जो इंसुलिन के लिए कोडिंग करता है, यानी कि ये वाला वो जीन है जो इंसुलिन बनाता है। अब मान लीजिए एक ह्यूमन है जो कि डायबिटिक है, जो कैसा है? डायबिटिक है, यानी कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब उसको डायबिटीज है, यानी कि डायबिटीज होने का मतलब ही यही है कि उसकी बॉडी में जो इंसुलिन हर इंसान की बॉडी में नॉर्मली बन रहा है, इसकी बॉडी में नहीं बन पा रहा। नहीं बनने के पीछे मशीनरी में डिफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स पक्का इस ह्यूमन की बॉडी में या तो ये जीन खराब है या फिर ये जीन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपने दूसरे पिग्स के एटल्स का इंसुलिन निकाला जो उनकी बॉडी में बन रहा था और आपने इस ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, बट अगेन उसके साइड इफेक्ट्स थे। तो हमने क्या किया, हमने ह्यूमन का डीएनए लिया, किसी हेल्दी ह्यूमन का जिसका इंसुलिन का जीन बिल्कुल हेल्दी है। आपने उस डीएनए को, उस जीन को अलग करा, जैसे आपने यहाँ पे अपने डिजायर्ड जीन को अलग करा था। और यहाँ पे मेरा डिजायर्ड जीन किसका है? इंसुलिन का है, तो ये जीन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब की बार, जैसे यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्लांट में डाल दिया था विच वॉज पॉसिबल फ्यूचर प्रोजेनी के लिए, बट जो इंसान ऑलरेडी डायबिटिक हो चुका है, जो इतना बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है, मेच्योर हो गया है, उसके अंदर आप ह्यूमन के अंदर ये जीन नहीं डाल सकते कि हाँ चलो जीन खराब था, जीन डाल दिया, नो ही और शी इज नॉर्मल। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपको पता है बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक चीज इज मेड अप ऑफ सेल, और हर सेल के अंदर अपना डीएनए है। तो आप हर एक ईच एंड एवरी सेल के अंदर नया जीन नहीं इंसर्ट कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जीन को, हालांकि हमें इस जीन से मतलब भी नहीं है, यहाँ पे तो हमें जीन से मतलब था, हमें जीन के फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, हमें ह्यूमन का इंसुलिन चाहिए। आपने क्या करा, इसे किसी बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया। बैक्टीरिया क्यों चूज करा? क्योंकि बैक्टीरिया इजीली जेनेटिक मटेरियल ले लेते हैं, बैक्टीरिया बहुत जल्दी 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 मल्टीप्लाई कर जाते हैं और आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हो, इट इज नॉट अ मर्डर। तो आपने ये जीन इसके अंदर डाला समहाउ। अब ये जीन क्या करेगा, जीन बड़ा चालाक है, जीन बैक्टीरिया की बॉडी को यूज करके जो जो जीन वहां ह्यूमन की बॉडी में बैठ के इंसुलिन बना रहा था, इंसान अपना काम तो नहीं भूलता, वो बैक्टीरिया की बॉडी में भी बैठकर क्या बनाएगा? ऑफ कोर्स इंसुलिन। तो ये बहुत सारा इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा बैक्टीरिया की बॉडी में। बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा कर लोगे। तो उसके बाद उन सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से इस इंसुलिन को निकाल लोगे, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इसे आप बिल्कुल जैसे आप स्लॉटर हाउस से मिले हुए इंसुलिन को करते हो, आप इस इंसुलिन को इंजेक्शन में भरोगे और पेशेंट को दोगे, बट इट इज सेफ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद ह्यूमन के जीन से बना है। तो ये क्योंकि किसी और की बॉडी से नहीं निकला, तो इट विल नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो सीखने की है आपको। आई होप थोड़ा 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 क्लियर हो रहा होगा इन कैसे चीजें कर रहे हैं। सीखने की चीजें क्या है कि जिस बैक्टीरिया के आपने अंदर डाला, तो ये बैक्टीरिया तो बेचारा, इसका तो कोई फायदा है नहीं, ऑफ कोर्स हम इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई बाहर का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे की बॉडी में डाल दो, उसकी कॉपी कराने के लिए या उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप उस बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हो, और इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? होस्ट होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, यू कैन से सेल और ऑर्गेनिज्म, वॉट एवर यू वांट टू से।
तो यहाँ पर जो मेरा होस्ट था दैट वाज अ बैक्टीरिया, और जब एक बैक्टीरिया किसी बाहर के जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जो भी इंफॉर्मेशन देते चल रही हूँ प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर दिमाग में अपने उसको सेट करते रहिएगा, ताकि मैं जब दोबारा उस वर्ड को यूज करूं तो आप पजल ना हो जाए। तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर आपको लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्रोसीजर अच्छे से समझा, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी आइडिया हुआ कि भाई ऐसे 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 काम होता है। बट इट लुक्स इजी, बट इट इज नॉट इजी व्हेन यू आर इन लैब। जब आप इसको लैब में करने लगोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एक मैकेनिक एक गाड़ी, एक ऑटोमोबाइल, एक स्कूटी जिसको भी रिपेयर करता है, उसे रिपेयर करना आता है। बट रिपेयर करने के लिए ही विल रिक्वायर सो मेनी टूल्स, उसको अलग अलग तरीके के मैकेनिकल टूल्स चाहिएंगे टू रिपेयर दैट सेम। आपको ये सब करने के लिए यू विल रिक्वायर सम टूल्स, और टूल से पहले आपको एक टेक्निक चाहिएगी। ये तो मैंने आपको हवा में बोला कि डीएनए निकालो, उसको कट करो और डाल दो। आप एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हम एक सेल को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक थिंग। आप बहुत छोटा है, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक से भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक। तो आपको ये सब चीजें नजर नहीं आ रही। पढ़ने में आसान है बट नजर नहीं आ रही। आप डायरेक्ट डायरेक्ट सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज आरडीएनए? आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए की फुल फॉर्म होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आप दोनों प्रोसेस को ध्यान से देखो तो हर बार हमें कोई एक जीन होता है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसे हम बोल देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप फर्दर किसी होस्ट में या किसी मेन बॉडी में ग्रो कराते हो, या तो आप उससे कोई प्रोडक्ट सीख कर रहे होते हो, या फिर आप खुद जीन को ही सीख कर रहे होते हो। आपकी चाहे डिजायर जीन हो, चाहे आपकी डिजायर फाइनल प्रोडक्ट हो, यू विल हैव टू गो थ्रू अ सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर में सबसे पहली चीज होती है जो आपको करनी ही पड़ेगी फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको सबसे पहले एक चीज बनानी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको बनाने के लिए पहली बात तो क्यों बनानी पड़ेगी, बनाने के लिए तो आप प्रोसीजर समझ जाओगे। क्यों बनानी पड़ेगी देखते हैं। सबसे पहले जब आप कोई डीएनए चूज करते हो तो उस डीएनए में कोई एक जीन होता है जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो आपके इंटरेस्ट का होता है, आपको बाकी किसी सेगमेंट से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस डीएनए को कट करना होगा। अब कट करने के लिए कैन यू यूज द सिजर? ऑफ कोर्स नॉट, यू कैन नॉट यूज अ मैनुअल सिजर। आपको यहाँ पे किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ एंजाइम जिसको यूज किया जाता है फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। ओके, तो हमारा एक काम तो हो गया। आपका सबसे पहले यही था, आपने डीएनए लिया और डीएनए को कट कर दिया। कट करने के बाद आपको लेट सपोज अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। दिस इज योर जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को समाओ किसी होस्ट में या किसी भी बॉडी के अंदर डाल दोगे। बॉडी के अंदर आप ऐसे नहीं डाल सकते। दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट केपेबल ऑफ रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि
जैसे आप ऐसा समझिए, आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं। अब वो फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर क्या डीएनए नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो सारे डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दें। तो ये ऐसा ही यहाँ पर होगा। अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को, पहली बात तो बैक्टीरिया में डायरेक्टली डाल ही नहीं सकते, बट मान लीजिए एनी हाउ आप डाल भी दो, तो वो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया उसको लेगा, एज अ फूड डाइजेस्ट करेगा और फेंक देगा। पर आप क्या चाह रहे हो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया में या किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाए तो, पर वहां पे रेप्लिकेट भी करे एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिहेव करे एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको बना पाए, खुद को शो कर पाए। तो उसके लिए यू विल रिक्वायर अ मीडियम। आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक व्हेन यू वांट टू ट्रैवल, तो ट्रैवल करने के लिए आप बस, स्कूटी, ट्रेन, एरोप्लेन, वॉट एवर, यू यूज अ वेक्टर। या फिर मैं कोई बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लूं, एक डिजीज है मलेरिया, जो ह्यूमंस को बहुत अफेक्ट करती है, मच्छरों से होती है, आपने सुना होगा। पर मच्छरों से डिजीज नहीं होती। मलेरिया कॉज करने के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम वो एजेंट है, प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। पर मच्छर बेचारा क्यों फंसा? क्योंकि मच्छर वो एजेंट है जो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर डाल के चले जाता है। तो दैट इज व्हाई मस्कीटो बिहेव्स एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया। सेम हेयर, वी वांट टू रिक्वायर, नहीं, नॉट रिक्वायर, वी वुड रिक्वायर अ मीडियम, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा व्हीकल जो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट भी कराने की केपेबल हो और बैक्टीरिया के अंदर ले जाने के भी केपेबल हो। तो यहाँ पर आप एक वेक्टर यूज करोगे। वेक्टर का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसको व्हीकल बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर जो आप वेक्टर यूज करोगे, आप एक सर्कुलर वेक्टर यूज करते हो। उस वेक्टर के अंदर आप क्या करोगे? अपने ही जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दोगे, ताकि जब ये वेक्टर रेप्लिकेट करे, वेक्टर खुद को रेप्लिकेट करेगा, फिर लगे हाथ इसको भी रेप्लिकेट कर देगा। दैट्स व्हाट वी वांटेड। और दूसरा, ये वेक्टर इजीली बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। बैक्टीरिया इजीली इस वेक्टर डीएनए को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। आप कोई अगेन, आप एक होस्ट लोगे, होस्ट यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं, इसको होस्ट के अंदर डालोगे और फिर होस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना दोगे, और वो मल्टीपल कॉपीज आपको पता है, आप उससे प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो और आप उससे जीन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इस तक पहुंचने के लिए जो एक बहुत बड़ा मीडियम था, वो था ये, इसे बोलते हैं आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर वर्ड समझना चाहें तो वेक्टर अपने आप में एक डीएनए का पीस है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डीएनए का पीस है। आपने दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, दो डिफरेंट डीएनए के पीसेस को कंबाइन करा, रिकंबाइन करा, दैट इज वाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आप बना लेते हो तो फिर आगे का प्रोसीजर क्वाइट इजी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देना, और उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में चले जाना। और जो अभी मैंने पढ़ाई याद करिए, जब होस्ट ऑर्गेनिज्म किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसी भी एक्सटर्नल डीएनए को एक्सेप्ट करता है तो क्या बोलते हैं? इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर। समझ में आया आपको? ऑल राइट। तो ये सारे वो प्रिंसिपल्स बोल सकती हूँ मैं, या फिर आप बोल सकते हो ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिसपे बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो ओवरऑल अब आप इस सारी बातों का एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, एंड दैट वन कंक्लूजन इज कि बायोटेक्नोलॉजी सीखने के लिए अभी 12th क्लास लेवल पर, नीट लेवल पर, आपको बस एक चीज है जो मेन इंपॉर्टेंट सीखनी है, दैट इज हाउ टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यही है आपके पूरे चैप्टर में, बाकी सारी चीजों का बेसिक इंट्रोडक्शन है, पर जो डिटेल में दिया हुआ है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात करते हैं, अब मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, इसको कभी तो किसी ने बनाया होगा, मतलब ऑफ कोर्स किसी, कोई ऊपर से नहीं टपका होगा, उसने बोला होगा ऐसे 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 करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ ग्रेट इनोवेशन। और ये पहली बार कब बना? लेट्स सी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट
आर डीएनए। अब आपको पढ़ना है कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कब बनाया गया और कैसे बनाया गया, एंड ऑफ कोर्स किसने बनाया। तो सबसे पहले ईयर याद रखिएगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने अभी आपको बोला ना बायोटेक्नोलॉजी एक डेवलपिंग फील्ड है, अभी रिसेंट ईयर्स में ही इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और आने वाले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। सबसे पहली चीज है ईयर 1972। वो ईयर है जब पहली बार एक ऐसा आरडीएनए बनाया गया जो अभी आप आज पढ़ रहे हो और सीख रहे हो। और इसको बनाने वाले दो साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है स्टैनले कोहेन एंड द सेकंड वन इज हर्बर्ट बोयर। ये दो साइंटिस्ट हैं। हर्बर्ट बॉयर का नाम आपने यूनिट के स्टार्टिंग में जब एक साइंटिस्ट की थोड़ी बायोग्राफी दी जाती है वहां पर भी देखा होगा। हर्बर्ट बॉयर का और भी बहुत सारे योगदान रहे हैं किस फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत उनका योगदान रहा है, जेनेटिक कोडिंग और इन सारी चीजों में। इसलिए स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर वो दो लोग थे जिन्होंने पहली बार आरडीएनए बनाया। पहली बार आरडीएनए बनाना में आपको प्रोसेस पे उतना ज्यादा ध्यान देना है, सीखना है ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोसेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पे जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने कौन सी बैक्टीरिया यूज करे, कौन सी होस्ट यूज करे, और वही है मेन एमसीक्यू जहां से बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है। वन सेकेंड, आई एम सॉरी। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए, पहली बार आरडीएनए कब बना, कैसे बना, हम बात कर रहे थे। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट आरडीएनए बनाया। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे कुछ नेम आएंगे, बैक्टीरियल नेम विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक एक ऑर्गेनिज्म लिया, बेसिकली एक बैक्टीरिया यूज करा। इस बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले तो आपको याद रखना है। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफिमिरम। साल्मोनेला टाइफिमिरम एक बैक्टीरिया है, मे बी नाम से आपको लग भी रहा हो। इट कॉजेज टाइफाइड इन ह्यूमन बींग्स। साल्मोनेला टाइफिमिरम। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और आते हैं यहाँ पे। जब मैंने आपको ये पूरा पूरा प्रोसीजर समझाया तो मैंने आपको वेक्टर कोई चीज बोली कि यू विल यूज अ वेक्टर। अभी वेक्टर आता कहाँ से है? ये वेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में एक एडिशनल चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक सेकेंड। बैक्टीरिया की बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, एंड देन इनर कवरिंग इज वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक एवरी अदर सेल। उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि अपने क्रोमोसोम्स होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज क्रोमोसोम्स ऑल द बैक्टीरियाज, सबके पास नंबर डिफरेंट होता है, दे कंटेन एन एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम। इसका कुछ फीचर है, लेट्स सी क्या है ये। सबसे पहली चीज तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। यानी कि मैं इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड को आप यूज करोगे एज अ वेक्टर। नाउ व्हाई, रीजंस आर, सबसे पहली बात तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड का ये फायदा है कि डबल स्ट्रैंडेड के साथ आप कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इजीली जोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स डबल स्ट्रैंडेड के साथ यू कैन नॉट ऐड सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर आप में से कोई बच्चा इस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, उसका मतलब ये है कि आप डीएनए को जो इस तरीके से बनाते हो, यू मेक टू टू थ्रेड्स हियर, दीज आर कॉल्ड स्ट्रैंड्स। और अगर ये सिंगल होता तो हम इसको बोलते सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ह्यूमंस का जैसा आपने पढ़ा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सेम
इसका भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दूसरा बेनिफिशियल पार्ट जो इसका है दैट इज इट इज सर्कुलर इन शेप। कैसा होता है ये? सर्कुलर। तीसरा, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और भी एक एडिशनल फीचर है इसका, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो हर बैक्टीरिया के पास अपना जो नॉर्मल डीएनए जिससे वो जिंदा है, सारे काम कर रहा है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड, जो कि सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है जो क्रोमोसोम से अलग है, यानी कि आप अगर इसको निकालो तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। और दूसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि कोई भी सिंगल पीस ऑफ जीन अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आपको उसको किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना पड़ेगा जिसके जिसके पास एक कैपेबिलिटी हो कि उसको बस एक शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, सारी चीजें चाहिए और वो बस अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दे। प्लाज्मिड वो चीज है जिसको आप किसी भी इजीली कोई भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में ले लेता है, यानी कि इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बैक्टीरिया की बॉडी को यूज करके, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जितने भी प्रेजेंट रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये बहुत अच्छा वेक्टर है इसीलिए। तो स्टैनले कोहेन और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, इसका प्लाज्मिड निकाल लिया। याद रखना ये नीट में क्वेश्चन आता है कि जो इन्होंने प्लाज्मिड लिया था वो कौन से बैक्टीरिया का लिया था? साल्मोनेला टाइफी। दैट टुक आउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज यूज्ड एज द वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। दूसरा, इन्होंने एक जीन चूज करा। जीन कौन सा था याद रखिएगा? दे चोज अ जीन विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि इन्होंने एक ऐसा जीन लिया विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि अगर ये किसी बैक्टीरिया की बॉडी में होगा और उस बैक्टीरिया को अगर आप एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करोगे, लाइक जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई नॉर्मल वायरल बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है और वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देता है। बट ये जीन अगर उसके अंदर होगा तो वो एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, ये वाला जीन लिया, ये प्लाज्मिड लिया और फिर इसको ट्रीट करा। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको क्या बोला था, यू विल यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन्हें हम बायोलॉजिकल सीजर्स भी बोलते हैं। इसको यूज करके इन्होंने इसको कट डाउन करा, तो प्लाज्मिड कट हो गया। हेयर इज योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी। यहाँ पे आपने जो एंजाइम यूज करा उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं आर ई लिख रही हूँ, प्लीज यहाँ से देख लीजिएगा, इट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और उसके बाद इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, आप समझ गए होंगे इसे ही क्या बोलते हैं, आरडीएनए। और ये था वो पहला आरडीएनए जो पहली बार बनाया गया था 1972 में, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। हालांकि इन्होंने प्रोसेस यहीं तक नहीं छोड़ा, मैं आगे का भी आपको बताती हूँ। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी, प्लीज प्लीज याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरम वाज द बैक्टीरिया जिसका प्लाज्मिड चूज करा गया। दूसरा, उनको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करा गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि दोनों डीएनए को जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, बट ऐसे कैसे जोड़ दो, यू विल रिक्वायर सम फेविकॉल। कब कुछ कोई दो चीजों का अगर हमें जोड़ना होता है तो हम एडेसिव यूज करते हैं, कोई फेविकॉल कोई ग्लू यूज करते हैं। तो अगेन बायोलॉजी में आप कोई फेविकॉल वाली फेविकॉल यूज नहीं करोगे, अगेन यू विल यूज एन एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। ये पीवाईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लाइगेज इज द एंजाइम जो इन दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है और आप फाइनली आरडीएनए बना लेते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस आरडीएनए में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर ये किसी बैक्टीरिया की बॉडी में होगा तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। इन्होंने करा, वहां से यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूं मैं। इन्होंने दो तरीके की प्लेटिंग करी। एक तरफ इन्होंने, ओके प्लेटिंग से पहले होस्ट, ओके ऑल राइट।
एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना अभी भूल जाती, बट मैं नहीं भूली। इन्होंने इस आरडीएनए जो इन्होंने बनाया है, मे बी आई हैव यूज सम डिफरेंट कलर्स, बट समझ जाइएगा मैं उस आरडीएनए की बात कर रही हूँ। इन्होंने जो आरडीएनए बनाया, मैंने आपको अभी क्या बोला था, इस आरडीएनए को आपको किस में डालना पड़ेगा, एक होस्ट में। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया की बॉडी को लिया, एज अ होस्ट यूज करा, और ये आरडीएनए उसके अंदर चला गया और उसने रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज फॉर क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सा होस्ट यूज करा, कौन सा बैक्टीरिया एज अ होस्ट यूज करा। ऑफ कोर्स निकाल के साल्मोनेला में नहीं डालेंगे, अगर किसी को रीजन समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, और क्यों नहीं डालेंगे मैं समझा देती हूँ। बिकॉज ये टाइफाइड कॉज कर रहा है। अगर आप साल्मोनेला को ऐसा बना दोगे कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, तो ये आपने पाप कर दिया, क्योंकि लोगों को फिर टाइफाइड होगा, पर डॉक्टर की दवाई यानी कि डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, इसका हमने सिर्फ प्लाज्मेट लिया है, इसको और फर्दर प्रोसेस में कहीं भी यूज नहीं करा गया। इन्होंने जिस बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करा, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, और उस कोलाई के अंदर इसको डाल दिया। इन्होंने फिर दो प्लेटिंग करी, एक के अंदर इन्होंने ई कोलाई उगाए, पर जिसके अंदर आरडीएनए नहीं था, वो वाले, यानी कि नॉर्मल ई कोलाई, और एक प्लेटिंग के अंदर इन्होंने ई कोलाई ग्रो कराए जिनके पास आरडीएनए था। इन्होंने इसके ऊपर, आई वांटेड टू मेक अ ड्रॉ, इन्होंने इसके ऊपर क्या डाली, एंटीबायोटिक, सेम है, एंटीबायोटिक डाली। तो इन्होंने एज अ रिजल्ट नोटिस करा कि ये वाले एस्चेरिशिया कोलाई मर गए, पर ये वाले एस्चेरिशिया कोलाई नहीं मरे, जिंदा रह गए। दैट मीन्स कि ये वाले एस्चेरिशिया कोलाई क्या हो चुके थे, ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि इनके पास आरडीएनए था, और हमें पता है कि हमने जो आरडीएनए यहाँ पर बनाया है, उस आरडीएनए के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो जो आपको एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये वाले एस्चेरिशिया कोलाई जिंदा रह गए और मरे नहीं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनले कोहेन इन द ईयर 1972। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब आपको पूरा प्रोसेस से आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, उसके लिए अब आपको फाइनली पढ़ना पड़ेगा द प्रोसेस। प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, प्रोसेस में आपको पढ़ना है डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे कट करेंगे, और फिर मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी होगा, यानी कि 2 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सेकंड पार्ट में जो भी टूल्स इसमें यूज हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी बात करी, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बात करी, फिर हमने थोड़ा एक लाइगेज के बारे में पढ़ा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मिस कर रही हूँ या आपने सुना पर ये इनसे तो आप वाकिफ नहीं हो, अजीब सा लग रहा है। इन टूल्स को हमें डिटेल्स में पढ़ना है इन सेकंड पार्ट, पर अभी मैं क्योंकि प्रोसीजर पे थोड़ा सा फोकस्ड हूँ, तो मैं अभी टूल्स को बीच में एलैबोरेट नहीं करी, ताकि हम टॉपिक से भटक ना जाए। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से। प्रोसेस में देयर आर गोइंग टू बी सम स्टेप्स, जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, वो फॉलो करते करते, और क्या बनाना है हमें, एंड प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले आप करोगे, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, याद रखिएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? आइसोलेशन का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, एकदम सेपरेट आउट कर देना। आपने इतना प्रोसेस पढ़ा, यू टुक जीन ऑफ इंटरेस्ट, यू टुक प्लाज्मिड एंड व्हाटएवर, बट सारी कहानी किससे स्टार्ट होती है, डीएनए से। डीएनए आपको मार्केट में जाके शॉप से नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स जिस ऑर्गेनिज्म का आपको डीएनए चाहिए, जैसे जैसे मैंने एकदम आपको इनिशियली, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई है नहीं एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था इंसुलिन में, इंसुलिन में आपने ह्यूमन का डीएनए लिया, और ह्यूमन के डीएनए में से जीन निकाल लिया जो इंसुलिन के लिए कोडिंग कर रहा था। पर क्या ये डीएनए ऐसे वैसे वेकेंट आपको कहीं पे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। डीएनए
एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो सेल, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेल के ऊपर भी कवरिंग्स होती हैं। अगर प्लांट सेल है या फिर फंगल सेल है या फिर आपका बैक्टीरियल सेल है तो उसके ऊपर तो एक एडिशनल कवरिंग भी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। बस हाँ, एनिमल सेल में आप सेल वॉल से बच जाएंगे, पर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपको निकालना है डीएनए। डीएनए निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो वही आपका पहला स्टेप भी है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सबसे पहले तोड़ना है सेल को। क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। तोड़ोगे तभी तो डीएनए बाहर निकलेगा, क्योंकि डीएनए अंदर फंसा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है शांति से। तो ब्रेक डाउन करने के लिए अगेन 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 एज आई सेड, सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को आप हथौड़ा छेनी ऐसी चीजों से नहीं तोड़ सकते, यू विल रिक्वायर सम एंजाइम। तो यहाँ पर भी आप एंजाइम यूज करोगे। एंजाइम कौन कौन से यूज करेंगे आप देखते जाइए। जैसे अगर लेट सपोज आपने प्लांट सेल लिया है, या मान लीजिए आपने फंगल सेल लिया है, या मान लीजिए आपने बैक्टीरियल सेल लिया है। आपको पता है इन तीनों के पास ही, इन तीनों के सेल्स के पास ही एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड सेल वॉल। तो सबसे पहला काम तो है आपका सेल वॉल को तोड़ना। सेल वॉल को तोड़ने के लिए सबके लिए अलग अलग एंजाइम लगेंगे, बस एंजाइम डालते जाओ, सारी चीजें तोड़ते जाओ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो सबसे पहले प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर आप कौन सा एंजाइम यूज कर लो, सेल्यूलेज। किसी भी एंजाइम के पीछे याद देखिएगा जब एज लग जाते हैं यानी कि तोड़ने वाला एंजाइम। तो सेल्यूलोज के लिए आप क्या यूज करोगे, सेल्यूलेज। तो यू विल ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। फंगल की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो यू विल यूज हेयर इज काइटिनेज। ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, इसके लिए आप यूज करते हो लाइजोजाइम्स। तो आपने सेल वॉल ब्रेक कर दी, सेल वॉल टूट गई, ओके। अब सेल वॉल के अंदर पूरे सेल का इतना सारा मटेरियल है। सेल की ज्यादातर चीजें किससे बनी है, प्रोटीन से, फैट से, लिपिड से। हालांकि लिपिड और फैट इक्वल एक ही बोल सकते हो आप। फैट लिपिड हो गए, आपका प्रोटीन हो गया, और आरएनए हो गया। आरएनए हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, डीएनए। तो आप इनको अलग अलग और एंजाइम्स के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे प्रोटीन के लिए आप इसमें डाल देंगे प्रोटीएज विच विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन। आरएनए के लिए आप डाल देंगे आरएनएज, जो आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। और फैट्स के लिए आप क्या डालेंगे, लाइपेज। इन शॉर्ट आई कैन से कि आपको डीएनए को छोड़कर सब डाल देना है। मतलब सेल के अंदर जो हमें काम का हमें चाहिए दैट इज द डीएनए, और बाकी सब पार्ट हमारे लिए बेकार है, कूड़ा है। तो आपको क्या करना है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम छोड़ के बाकी सबको डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम डाल देने हैं। अब यहाँ पे एक चीज में मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, दैट इज स्पेलिंग ऑफ द डीएनएज एंड आरएनएज। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बोला गया है। आरएनए हो चाहे ये वाला, चाहे डीएनएज हो ये वाला सिंगल एस वाला, इसका तो मतलब है कि दे आर प्लूरल। एक आरएनए तो आरएनए, दो आरएनए तो आरएनएस। और जब आप ये वाला आरएनएस लिखते हो तो यानी कि आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम, और जब आप ये वाला डीएनए लिखते हो यानी कि डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसा वाला डीएनए लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस डज नॉट मीन एनीथिंग। तो ये दोनों ही करेक्ट है, वो प्लूरल है और ये एंजाइम है, और ये कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, इधर आ जाइए। हालांकि वो नीट पीवाईक्यू में एक बार आ चुका है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपने ये सारे एंजाइम्स डाल दिए और सेल टूट गया, बट दिस इज नॉट इनफ। आपके पास आप ये सारा काम ऑफकोर्स एक बीकर में कर रहे होगे। ये रहा लेट सपोज बीकर। बीकर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ प्रोटीन पड़ा है, कुछ डीएनए पड़ा हुआ है, सारी सारी चीजें कूड़े कबाड़ में पड़ी हुई है। हमें किससे मतलब है, डीएनए से। तो डीएनए कैसे निकालें, अगेन डीएनए इज नॉट विजिबल कि यू जस्ट प्लक इट आउट। आपको इसके अंदर एक चीज डालनी पड़ेगी विच इज चिल्ड इथेनॉल।
आप चिल्ड इथेनॉल डालो और जैसे ही चिल्ड इथेनॉल इसमें ऐड किया जाता है, आपका जो डीएनए है वो ऊपर आ जाएगा। क्या बन के? जब कोई चीज अलग हो जाती है, इनसॉल्युबल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और बाकी सारा जो कूड़ा कबाड़ा है, जो हमारे लिए कूड़ा कबाड़ा है बेसिकली, प्रोटीन के टुकड़े, आरएनए के टुकड़े, फैट के टुकड़े, सेल्यूलोज के टुकड़े, व्हाटएवर, वो सब पीछे पड़े रह जाएंगे। उसके बाद आप इस डीएनए को बाहर निकाल लो, प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है डीएनए। आप इसको किसी स्पैचुला की हेल्प से इसके ऊपर लपेट लेते हो, जैसे आप मैगी नूडल्स खाते हो, बट हालांकि मैगी नूडल्स बहुत मैक्रोस्कोपिक चीज है, ये बहुत बारीक है, आपको इजीली विजिबल भी नहीं होगा। आप इसके ऊपर इसको लपेट के ऐसे निकाल लेते हो, और इस निकालने वाले टेक्निक को बोलते हैं स्पूलिंग। अगेन PYQ, स्पूलिंग। दिस टेक्निक, जिसमें आप स्पैचुला यूज करके डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट डीएनए को निकालते हो, उस टेक्निक को बोलते हैं स्पूलिंग। नाउ यू हैव योर डीएनए। अब आगे बढ़ते हैं। आपने डीएनए निकाल लिया, बट दिस डीएनए नीड्स टू बी फ्रेगमेंटेड। अभी जैसे आपने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए फर्स्ट जो आपने क्या करा, आपने पहले तो डीएनए ले लिया। ये स्टेप तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं पहले, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड है भी नहीं। आपने डीएनए तो बना लिया है, पर अब इस डीएनए में आपको पूरे डीएनए की कॉपी नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने डिजायर्ड जीन, जिसे क्या बोलते हैं हम, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कॉपी करनी है। उसकी कॉपी करने के लिए आपको बाकी के डीएनए में से अपना वो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए आपको डीएनए को कट करना पड़ेगा। Now, the second step of DNA, first was the isolation of DNA. The second is the fragmentation। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट बना देना। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े। आपको डीएनए के पीसेस करने हैं। आपने यहाँ से अपना डीएनए निकाल लिया, लेट्स सपोज दिस इज योर डीएनए जो आपने आइसोलेट करा है यूजिंग दोस टेक्निक्स। अब जब आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, तो आपको सबसे पहले इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। मान लीजिए दिस सेगमेंट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका GOI है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर सीजर्स, आप इसमें एक एंजाइम यूज करते हो। एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम गिवन है, विच इज इको R1। हालांकि इसके बारे में आप डिटेल में अगेन टूल्स में पढ़ोगे, बट हाँ अभी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देयर इज अ एंजाइम जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं या बायोलॉजिकल सीजर्स भी बोलते हैं। इको R1 इज वन ऑफ देम, एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे हिंद टू क्ला अलग अलग तरीके के आप वो पढ़ोगे। वो एंजाइम जाकर डीएनए को कट करता है। ये एंजाइम ऐसे रैंडमली कट नहीं करता। इन एंजाइम, ये जो हर एक एंजाइम है ना, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, और ये अपनी उस लोकेशन को सर्च करते हैं। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी लोकेशन है। इसको अपनी एक लोकेशन यहाँ दिख गई, अपनी एक लोकेशन यहाँ दिख गई, एक मान लीजिए ये रही लोकेशन, ये रही एक लोकेशन, ये रही एक लोकेशन, ये रही, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस को, जो मैंने पिंक कलर के डॉट्स बनाए हैं, इन्हें बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी कि वो सीक्वेंस, वो हिस्सा जहां पर ये रिकॉग्नाइज करेंगे और वहां से डीएनए को ब्रेक डाउन कर देंगे। और ब्रेक डाउन करने के लिए जो हालांकि रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी अपनी एक कहानी है, आई विल टीच यू इन द टूल पार्ट। मैं बस आपको इको R1 क्योंकि गिवन है, तो इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस बता देती हूँ, विच इज GAATTC।
बाकी और कुछ भी नहीं। अभी आपको बस मेरे पे इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपका बस काम है इतना कि आपको बस इतना पार्ट याद रखना है। व्हाट इज GAA TTC ये नहीं जानना आपको अभी। कि बस आपको इतना याद रखना है कि इको आर वन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAA TTC, और कितने बेस पेयर है इसमें, 1 2 3 4 5 6। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। और जहां पे भी इसको सीक्वेंस दिख गया, इको आर वन वहां से धड़ाधड़ उसको कट कर देगा। और कट करने के बाद क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट यहाँ पे, क्या मिलेगा ऐसा कुछ। अच्छा, ये तो मैंने लाइन से बना दिया कि आपको ऐसे लाइन से मिलने वाले हैं। अगेन आप कुछ इस तरीके की टेस्ट ट्यूब्स और बीकर्स में काम कर रहे हो। आपको बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे, और वो टुकड़े जो आपको नजर भी नहीं आ रहे, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, वो आपस में मिक्स्ड है। सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो रखे हैं, और आपको चाहिए सिर्फ एक जीन, योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको अलग करने के लिए यू विल हैव टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो द थर्ड स्टेप विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म, पहली बात तो उसका रीजन क्या है। आपको जो बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गए हैं, इसमें आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पिक करना है अलग से। तो उसके लिए आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा नेम से लग रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस। बट ऐसा मत सोचिएगा, घबराइएगा नहीं। मुझे तो फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, समझ में नहीं आएगा। सिंपल है। आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज, सबसे पहली बात तो आपको डीएनए को अलग करना है। आपके पास जो फ्रेगमेंट्स है, जो सैंपल है, दैट इज डीएनए। तो डीएनए कैसे होते हैं। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नोट इट डाउन। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब आपको यहाँ पर कराना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसका उसका थोड़ा सा मैं एक सिस्टम बना के दिखाती हूँ। यू विल टोक अ ट्रे। ट्रे ट्रे के अंदर एक मीडियम है, यानी कि आप इस ट्रे के अंदर पूरे में एक जेल बिछा दोगे। उस जेल का नाम होता है एग्रोस एग्रोस जेल। एग्रोस जेल बेसिकली एक मीडियम है जिसमें आप काम करने वाले हो। कोई बहुत खास बात नहीं है इसके बारे में। बट इसके बारे में एक खास बात है जो PYQ में नीट में बहुत बार पूछी जा चुकी है, कि ये एग्रोस जेल मिलता कहाँ से है, कहाँ से आता है। क्योंकि ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो आपको प्लांट के नाम जानने होंगे। एग्रोस जेल इज अ जेल जो एक सी वीड से मिलता है। सी में पाई जाने वाली वीड है, और वो वीड है आपकी रेड एल्गी। रेड एल्गी में भी देर आर टू रेड एल्गीज जिससे हम एग्रोस जेल को निकालते हैं। वन इज जेलिडियम and the other one is ग्रासिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रासिलेरियाज आर ग्रीन रेड एल्गी, सॉरी, रेड एल्गी, जिससे हमें एग्रोस जेल मिलता है। अब इस प्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी क्रिएट सम वेल हेयर। आप इनको पिट बोल सकते हो। आपके पास जो भी ये डीएनए सैंपल हैं जिनको आप अलग करना चाहते हो, हम उन डीएनए सैंपल्स को इसके अंदर लोड कर देते हैं। ओके, अभी आपको आगे पता लगेगा व्हाई आई चूज ऑरेंज कलर फॉर दीज। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए आप सारा सेटअप कर चुके हो। अभी इसमें एक दो चीजों की रिक्वायरमेंट और है। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोड लगाते हो, इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसे हम बोलते हैं एनोड। और यू विल अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। मे भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो। आपने यहाँ पे डीएनए रखे हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। एक तरफ ऑपोजिट साइड पर आपने एनोड रखी है विच इज पॉजिटिवली चार्ज। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, डीएनए भागना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब जो ज्यादा हल्का है, जो लाइट वेट है, वो ज्यादा आगे निकल जाएगा। जो थोड़ा सा भारी है वो पीछे रह जाएगा। तो लेट सपोज एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ लाइट, सबसे लाइटर है ये, और ये सबसे हैवियर है। तो इस बेसिस पे आपके जो डीएनए है वो
ये नीट में आ भी चुका है कि जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हो उसमें डीएनए आप सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो है साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, तो डीएनए के साइज और डेंसिटी के हिसाब से डीएनए अलग हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज, इन सबको आप नहीं देख सकते विदाउट अ डाई। तो यहाँ पर आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाई करने के लिए एक डाई यूज करते हो जिसका नाम है इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड। और ये कौन सी कलर की होती है? ऑरेंज। दैट इज वाई मैंने इनको ऑरेंज कलर से बनाया था। आप इथीडियम ब्रोमाइड, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इथीडियम ब्रोमाइड डाई का नाम है और इस डाई का कलर है ऑरेंज। इस डाई से आपको जितने भी डीएनए के बैंड्स हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आने लगते हैं। बट ये अगेन आप नॉर्मल लाइट में नहीं देख सकते। यहाँ पे आपको यूवी लाइट डालनी पड़ेगी। यूवी लाइट आई आई होप आप समझते होंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप यूवी लैम्प के अंदर, यूवी लाइट के अंदर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं जो कि ऑरेंज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डाई इथीडियम ब्रोमाइड। आपको आपका जो भी मनचाहा डी पीस ऑफ डीएनए है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको इजीली निकाल सकते हो। आप उसको इजीली निकाल सकते हो और अपने फर्दर प्रोसीजर के लिए, अपने फर्दर प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हो। तो लेट सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप निकालोगे बिल्कुल वैसे जैसे, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे बचपन में हमें बहुत, कभी हम आइसक्रीम खाते हैं या कोई बर्फी खाते हैं, कोई चीज उसमें चेरीज वगैरह एम्बेडेड होती है, बच्चों को यूजुअली चेरीज पसंद होती है, तो हम कभी कभी सिर्फ चेरी वाले पार्ट में इंटरेस्टेड होते तो हम चेरी को निकाल लेते थे। जब हम चेरी वगैरह ऐसी चीजों से निकालते हैं तो वो चेरी इंटैक्ट नहीं आ पाती थी, उसके साथ में कुछ बर्फी के पीसेस और कुछ कुछ साइड वाली चीजें लगी आ जाती थी, तो हम बाद में उसको झाड़ के खा लेते थे। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को नहीं निकाल सकते, हम इसे बर्फी की तरह काट कर निकाल लेते हैं जेल के साथ, जेल के अंदर एम्बेडेड। और इस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूजन। और इल्यूजन करने के बाद आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार है। अब आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर सकते हो विथ वेक्टर और आप इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करा सकते हो। मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिव्यू दूंगी इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, बाई चांस कुछ मिस हो गया हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए यू विल टेक अ ट्रे, you will take a anode. Anode is a positively charged rod. यहाँ पर आप ऑपोजिट साइड पर सारे डीएनए की फिलिंग कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, डीएनए पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। जो लाइट वेट होंगे वो आगे आगे चले जाएंगे, जो हैवी वेट होंगे पीछे पीछे रह जाएंगे, और जो मीडियोकर वेट होंगे वो मीडियम में रह जाएंगे समवेयर। यहाँ पे आप एक जेल की फिलिंग करते हो, एक ग्रॉस जेल, जो कि हमें रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। और जब आप ये सारा काम कर देते हो तो आप इन सबको डाई करते हो यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड विच इज अ ऑरेंज कलर डाई। और आप इसे यूवी लाइट के अंडर इजीली देख सकते हो और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इल्यूजन करके निकाल सकते हो। नाउ यू हैव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप इसके साथ फर्दर प्रोसीजर करके यू कैन मेक आरडीएनए एंड देन यू विल यूज सम टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोरिएक्टर्स एंड सो ऑन अपना प्रोडक्ट और जीन्स को बनाने के लिए। तो मैं आज की वीडियो यही खत्म करना चाहूंगी। हालांकि मुझे पीसीआर पढ़ाना है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पीसीआर पढ़ा दूंगी विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।